नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इस सेशन में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है, ये चीज़ इसका मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को लास्ट के वीडियो में दिया था कि डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोडक्ट का जिसके बिहाफ में कोई कस्टमर या कोई भी पर्सन ये एवेलुएट करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं। मीन्स द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ये किसी भी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है या उस प्रोडक्ट का फीचर है या उसका एवेल्युएशन क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ में आप बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है। ओके, सो ये डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी आर द डिफरेंट फीचर्स और सर्विसेज। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वालिटी की बात जब भी हम करते हैं दैट इज नॉट ओरिएंटेड ओनली विद द प्रोडक्ट, इट ऑल्सो कंसिडर सर्विस ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम लोगों ने लास्ट के टॉपिक में एक बार डिस्कस भी किया था कि जब हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग कैसे और अच्छे से एम्फेसाइज कर सकते हैं सो दैट किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस बन सके। सो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी में डायरेक्ट आते हैं कि फर्स्ट फीचर क्या है आपका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी प्रोडक्ट का, दैट इज अ फंक्शनैलिटी। Functionality means functionality refers to the core features and the characteristics of a product that satisfy the customer. Means कोई भी प्रोडक्ट की फंक्शनिंग कैसी है। सपोज जैसे हम लोग अभी तक एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही एग्जांपल लेके चले आ रहे हैं कि सपोज आपकी कार आपको परचेज करनी है तो आप कार में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं। पहली चीज आप देखना चाहते हो कि ठीक है, मैं उसके फंक्शनैलिटी वाइज बात कर रहा हूँ, मैं उसके लुक वाइज या एस्थेटिक लुक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है आपकी जो कार है वो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि कार आपकी विद इन 10 सेकेंड्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कैप्चर कर ले। ये आपकी पहली फंक्शन है, पहली फीचर है जो होना चाहिए आपकी कार में। दूसरा आपका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए उसमें। जो आपके हैंडलिंग है, हैंडलिंग से जो आपकी स्टेयरिंग है वो काफ़ी हैंडी होनी चाहिए। ओके, जो आपके गियर सिस्टम है या आपके जो क्लच एक्सेलरेटर ब्रेक है वो काफ़ी स्मूथ होने चाहिए। ओके, माइलेज आपकी कार का काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दीज आर द सो मेनी फंक्शनैलिटी जो आप चाहते हो आप अपने कार में। ओके, अब ये सारी फंक्शनैलिटी आती कहाँ से, ये सारी फंक्शनैलिटी आती है जब कंपनी एक अपना सर्वे कराती है जिसमें कस्टमर अपना फीडबैक देता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या चाहता है। ओके, तो कंपनी उस फीडबैक के बिहाफ में अपने मॉडल में या अपने प्रोडक्ट में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनबिल्ड करने की कोशिश करती है। ओके, कोशिश करने का मतलब कि वो जरूर 100% तो सारे आपके जो रिक्वायरमेंट है वो किसी प्रोडक्ट में लाना मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को नहीं देख रही है, वो एक पूरे एक सराउंडिंग एक कम्युनिटी को देख रही है कि भाई ठीक है कि मतलब यहाँ पे 10-20 लोगों की बात नहीं चले, यहाँ पे लैक्स मिलियंस की बात चल रही है। ओके, तो ऐसी चीज़ों में अब जब मिलियंस की बात चल रही है तो ये भी है कि हर एक बंदे का जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है वो डिफर होगा। तो यहाँ पे कंपनी एक एवरेज लेती है कि भाई ठीक है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो होने चाहिए, जो एसेंशियल फीचर्स है वो होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, सो दैट जिससे जो कस्टमर है वो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो इट मीन्स जो एक ये लाइन लिखी है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी सेटिस्फाई द कस्टमर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द रिलायबिलिटी, सॉरी, देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स अब यहाँ पे एक फंडा आता है, एक यहाँ पे टर्म्स आता है रिलायबल एंड द ड्यूरेबल। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखोगे कि रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी दोनों ही वर्ड्स को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। ओके, मीन्स हम लोग ये मान के चलते हैं कि बोथ आर द सिनोनिम टू ईच अदर। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं इसके जो डेफिनेशन लिखी है उसके बारे में आपको बता दूं। रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स एंड मीन टाइम टू फर्स्ट फेलियर्स। ओके, रिलायबिलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी है
कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सपोज आपने कार परचेज करी, ठीक है, वो कार सबसे पहले सपोज उसका कोई भी एक्सल या कोई भी पार्ट डैमेज हुआ, ठीक है, कार में तो खैर चलिए एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, मैं उस एग्जांपल को नहीं लेता हूँ, मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपका पेन है, ओके, पेंसिल है, सपोज ओके पेंसिल है। अब ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल सबसे पहली बार जब भी ब्रेक होगी, ओके, दैट इज अ रिलायबिलिटी ऑफ दैट पेंसिल। मीन्स यहाँ पे मुझे वो टाइम देखना है कि जिस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपने परचेज किया वो प्रोडक्ट पहली बार कब ब्रेक हो रहा है या कब फेल हो रहा है अपनी फीचर के अगेंस्ट। मीन्स वो एक पहला इंसिडेंट जब वो अपने परफॉर्मेंस से डेविएट हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। या इसको आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज मेजर्ड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स मीन्स सपोज जैसे मैंने अभी लिया है कोई प्रोडक्ट और वो सपोज 10 दिन बाद खराब हो जा रहा है, तो ये जो बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ओके। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या है। ड्यूरेबिलिटी ये है कि सपोज आप एक मोटर परचेज करके लाते हो, ओके, अब वो मोटर सपोज जब आप नई नई कोई भी चीज़ लेके आते हो वो अब वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आइए, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, वो घटती चली जाएगी, है ना। तो सपोज आपको एक मोटर लेके आए हो, ओके, अब वो मोटर जो है शुरुआत में मान के चल रहा हूँ कि वो मोटर आपका जो वाटर है वो वाटर को सपोज 10 मीटर हाइट तक पहले फेंकने में कैपेबल थी, सपोज, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया आफ्टर 8-10 ईयर्स, अब ये जो मोटर है जो पहले 10 मीटर तक किसी भी पानी को ऊपर फेंक रही थी, अब यही मोटर आफ्टर 8 और 10 ईयर्स यही मोटर अब उस पानी को 8 मीटर या 7 मीटर तक फेंक रही है। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे जो आपके मोटर की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है कि जो पहले आप लेके आए जो नई लेके आए वहाँ पे 10 मीटर आपके पानी को फेंक रही थी वो मोटर, बट आप जब 8 से 10 साल बाद आप देख रहे हो तो वो मोटर की परफॉर्मेंस डिक्रीज होकर 7 से 8 मीटर तक रह गई है। मीन्स ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि आपका कोई भी प्रोडक्ट कितने टाइम तक ऐसा उतनी ही परफॉर्मेंस दे रहा है जितना वो शुरुआत के टाइम पे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो मोटर का मैंने जो एग्जांपल लिया जो 8 से 10 साल, सपोज 8 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 8 साल बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हुई, तो ये जो 8 साल का पीरियड है दैट 8 ईयर्स टाइम इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मोटर। कि मीन्स विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द परफॉर्मेंस आपका कोई भी प्रोडक्ट कितने टाइम डोमेन तक उतनी ही परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि जब आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है पहली बार, दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जब तक वो आपका प्रोडक्ट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, और शायद अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी, है ना। तो आई थिंक ये दोनों ही फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। देन थर्ड थिंग इज अ यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी की बात करें तो मीन्स a product should be a user friendly, the customer should be able to use the product easily without the help of expert, it is very mandatory। अब सपोज आपने कार परचेज कर ली, ओके, और उसमें जो कंपनी है कंपनी ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगा रखा है कि भाई ठीक है एक्सेलरेटर जो क्लच गियर सिस्टम है ना, ब्रेकिंग सिस्टम, मीन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब यहाँ पे आपने कार परचेज कर ली तो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि आपने कार परचेज करी तो आपके साथ एक अपना इंजीनियर आपको दे दे कि ठीक है भाई आपको अगर कोई भी ज़रूरत पड़े कार को चलाने में तो दैट इंजीनियर विल असिस्ट यू। ऐसा तो है नहीं कि वो इंजीनियर आपको आपके हेल्प के लिए कंपनी आपको वो प्रोवाइड करा रही हो। कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, अब आप उसको यूज़ करो। अब कंपनी अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाएगी उसमें, ठीक है, जिससे कस्टमर को पैनिक होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चलाने में, तो सिंपल सी बात है कि कस्टमर उसको लेना पसंद कम करेगा। बट अगर वही चीज़ वही सिस्टम काफ़ी इजी है तो अगर इजी टू यूज़ है
तो यानी कोई भी बंदा उसको परचेस करेगा, कोई भी कस्टमर उसको परचेस करना पसंद करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज आपका स्मार्टफोन ही है, ठीक है, आप स्मार्टफोन में ही जो आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है या जो उनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अलग अलग होता है। कुछ के में बहुत इजी होता है, कुछ के में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। अब कंपनी अपने लेवल में उस सिस्टम को, उस मोबाइल को बना रही है कि जिससे उसके जो कस्टमर है वो इजी टू फाइंड आउट एनीथिंग, ऐसा सिस्टम बना रही है। अब अगर कस्टमर को सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं अपने स्मार्टफोन में तुरंत मेरी फोटो गैलरी कहाँ पे है, तो मुझे अगर तुरंत मिल जा रही है तो मैं इजी उसको पिक करूँगा। बट अगर वही ऐसा है कि जो फोटो गैलरी जो है वो कंपनी ने बहुत अंदर कहीं पे डाल रखी है, जो जिसके लिए मुझे बहुत पैनिक होना पड़ रहा है उसको ढूंढने के लिए, तो मैं वाई शुड आई ऑप्ट दिस, मैं क्यों ना फिर दूसरी कंपनी को स्विच कर जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स। तो आपका प्रोडक्ट शुड भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इजी टू यूज हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी जैसे आपको पता भी है कि भाई इट रिफर्स टू द ईज विद विच अ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन्ड इन द ओरिजिनल कंडीशन। मेंटेनेबिलिटी इज द मेजर्ड एज मीन टाइम टू रिपेयर। भाई आपने कार परचेज करी, ठीक है, कार परचेज करी, अब उसको ऐसा तो है नहीं कि आप उसको चलाते जा रहे हो। अब उसको भी कोई भी सिस्टम, कोई भी मोटर हो, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो मेंटेनेंस है या जो ओवरहॉलिंग है वो काफ़ी इजी हो, तो कोई भी बंदा उसको पिक करेगा। क्योंकि सपोज मैं कार रन करा रहा हूँ और उसमें सपोज कहीं कोई दिक्कत है, तो सपोज रेडिएटर में कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कार बंद हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे जरा सी भी नॉलेज है उस कार के बारे में तो मैं उसको आराम से रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। रेडिएटर के जो अगर नहीं भी रिपेयर कर सकता हूँ एटलीस्ट उसमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकता हूँ, या जो भी मैकेनिक है वो मैकेनिक उसको इजीली फाइंड आउट करके उसको मेंटेन करके रिपेयर करके उसको वापस फिर से रनिंग कंडीशन में ला सकता है। बट अगर यही में सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी टफ हो, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रखा है जिसको पकड़ में नहीं आ रहा है कि जो खराबी आ गई वो कैसी खराबी है, तो क्यों मैं उसको पिक करूंगा जो मुझे पैनिक दे। सिंपल सी बात है, कस्टमर आप इसको ऐसा समझिए कि मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो मुझे मन की चीज़ चाहिए, और मन की चीज़ ऐसी चाहिए कि जिसमें मुझे जरा सा भी दिमाग है, जरा सा भी मुझे अपना पेन ना लेना पड़े। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मैं पैसे दे के वो पर्टिकुलर चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मुझे आराम से उस चीज़ को चलाने का होना चाहिए उसमें। उसके लिए मुझे टेंशन नहीं लेनी कि नहीं कि फलाना फोटो गैलरी कहाँ पे है किसी भी स्मार्टफोन में, या कोई एक ऐसा सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो उसको 1000 दुकानों में 1000 मैकेनिक के पास लिए जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए, तो भी वो सही नहीं हो रही है, एंड सो ऑन, है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अब सभी को पता है कि एफिशिएंसी इज हाउ मच आउटपुट इज टेकन बाय द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन अ गिविंग सेम इनपुट। अब भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपके कोई भी प्रोडक्ट आप जो परचेज कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये एक वेरी प्राइमरी कंडीशन है ना। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का समय है। कोई प्रोडक्ट है, सपोज स्मार्टफोन की मैं बात करूँ, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कंपनी ब्रांड का भी नाम लेने को बोलूँ तो सपोज Xiaomi का फ़ोन है, ठीक है, और एक जगह आपका नोकिया का फ़ोन है, ठीक है। अभी आप देखते हो कि Xiaomi बहुत से अच्छे फीचर्स दे रहा है, सपोज उसका बैटरी बैकअप देख लीजिए, है ना, बहुत अच्छा चल रहा है बैटरी बैकअप। बट वही नोकिया का बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। सपोज अगर Xiaomi का 2 दिन चल रहा है स्मार्टफोन, वही नोकिया का 1 दिन भी हार्डली चल पा रहा है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे एफिशिएंसी मैटर्स। अगर यहाँ पे सपोज कोई काफ़ी मीन्स जो मोबाइल काफ़ी पसंद करता है चलाना आज के टाइम पे, हालांकि सभी करते हैं, तो वो कोई भी ये चाहेगा कि उसका जो मोबाइल है उसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो, बार बार उसको चार्जिंग करने की ज़रूरत ना पड़े या कम से कम चार्जिंग की ज़रूरत पड़े। ये भी एक फीचर जिसके बिहाफ में आप Xiaomi को पसंद करते हो नोकिया से ज़्यादा, ठीक है। कॉस्ट
परफॉर्मेंस, ये बहुत सारे अदर्स फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस कोर्स में आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में देखेंगे। बट अभी एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि कैसे एफिशिएंसी मैटर्स करती है। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज एस्थेटिक। ओके, एस्थेटिक मीन्स जो अब तक हम लोग देखते हैं आज के टाइम के आज के एरा में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि एस्थेटिकली वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो, मीन्स देखने में लुक वाइज फिजिकली वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो। हम लोग उसको पहले बोलते हैं यार दैट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। आ प्रोडक्ट और सर्विस शुड नॉट ओनली परफॉर्म वेल बट also appear attractive. It also includes color, finish and the overall look of the product or the service, है ना। जैसे मैंने बताया कि मीन्स फिजिकली अट्रैक्टिव हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले किसी भी, सपोज अगर आप कार परचेज करने जाते हो तो सबसे पहले आप उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हो कि वो फिजिकली कैसे है ना, उसका लुक कैसा है। देन उसके बाद आप इंटरनल लुक को देखते हो, देन उसके आप परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हो। बट पहला जो आपका वैल्यूएशन होता है, सपोज आपके पास 10 कारें खड़ी हैं तो आप सबसे पहले उस कार को पिक करोगे जो आपको फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर। और वो अट्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, वो थ्रू कलर हो सकता है या थ्रू फिनिशिंग हो सकता है या थ्रू ओवरऑल लुक हो सकता है उसका, है ना। कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए आज के टाइम पे बोला भी जाता है कि भाई कि फैशन के समय में गारंटी की जिम्मेदारी नहीं है ना। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि आजकल लोग एस्थेटिकली इतने ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है प्रोडक्ट को वो अब सेकेंडरी चीज़ हो गई है। एस्थेटिकली वो कैसी दिख रही है प्रोडक्ट वो अब प्राइमरी चीज़ हो गई है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि अब जो मीन्स आज के कस्टमर्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट कस्टमर्स हो गए हैं, वो एस्थेटिकली चीज़ तो देखते ही देखते हैं, प्लस उसके परफॉर्मेंस को भी इक्वली वेटेज देते हैं। ओके, सो दीज आर दी dimensions of the quality based on which anyone can judge the particular product as a quality product. Okay, so मैं फिर से इसको रिपीट करूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ द फंक्शनैलिटी, सेकेंड थिंग इज़ द रिलायबिलिटी, यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। देन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी, एंड द लास्ट थिंग इज एस्थेटिक्स। ओके, सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। तो जो हम लोगों का क्वालिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया। अगले लेक्चर में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी क्या है हम लोग वो चीज़ देख चुके हैं, अब क्वालिटी को हम लोग कंट्रोल करना सीखेंगे और क्वालिटी को एश्योर करना सीखेंगे, किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योर कैसे की जाती है। ओके, सो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन केस अगर आप लोगों से किसी को भी डाउट हो, किसी को भी कन्फ्यूज़न हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उस कन्फ्यूज़न का, उस डाउट को तुरंत ही रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।